नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, खुश रहो। मैं लाल सर यूपी एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों एवं साथियों, आपसे विनम्र निवेदन है कि यूपी एकेडमी को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और इसे शेयर अवश्य करें। आज के सेशन में हम लोग संख्या पद्धति से संबंधित स्मरणीय तथ्य का पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आज के सेशन में प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं: पूर्ववर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या, अंकित मान अथवा जातीय मान, स्थानीय मान, संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, बंटन नियम, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। पूर्ववर्ती संख्या देखते हैं। पूर्ववर्ती संख्या अथवा पहले की संख्या, किसी भी संख्या की यदि पूर्ववर्ती संख्या आपसे पूछा जाता है तो ठीक उसके पहले की संख्या होती है, और पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या में से एक घटा दिया जाता है। किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए उस संख्या में से एक घटाया जाता है। आइए देखते हैं। जैसे 20 की पूर्ववर्ती संख्या होगी तो 20 में से एक हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 19, यानी 20 की पूर्ववर्ती संख्या 19 हुई। 100 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए तो 100 में से एक आप घटा दीजिए तो 99 होगा। यानी कहने का मतलब कि 100 की पूर्ववर्ती संख्या 99 होगी। उत्तरवर्ती संख्या अथवा अनुवर्ती संख्या अथवा बाकी, देखिए उत्तरवर्ती संख्या को ही हम अनुवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मोहन है तो मोहन का हो सकता है कि घरेलू नाम पप्पू है, तो मोहन और पप्पू एक ही बच्चा है। उसी तरह से उत्तरवर्ती संख्या तथा अनुवर्ती संख्या सेम टू सेम होती है। किसी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या अथवा अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए उस संख्या में एक जोड़ा जाता है। 20 की उत्तरवर्ती संख्या तो 20 में क्या करेंगे, एक हम जोड़ देंगे तो 20 + 1 बराबर 21। 100 की अनुवर्ती संख्या, 100 में एक जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 1। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि 20 की उत्तरवर्ती संख्या 21 होगी, 100 की अनुवर्ती संख्या 101 होगी। अंकित मान अथवा जाति मान, आप लोग ये समझ लीजिए कि अंकित मान को ही जातीय मान कहते हैं। अंकित मान और जाति मान अलग अलग नहीं होता है, बल्कि एक ही तथ्य के दो नाम हैं। आइए देखते हैं। किसी अंक का अंकित मान अथवा जाति मान स्वयं वह अंक होता है। 5356 में प्रत्येक अंक का जातीय मान क्या होगा, तो अभी हम बता चुके हैं कि जातीय मान वही अंक ज्यों का त्यों होता है। तो 6 का अंक जातीय मान क्या होगा, 6 का 6 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, अब 3 का 3 होगा, 5 का जाति मान 5 होगा। आगे देखते हैं। 89,740 में सभी अंकों का अंकित मान बताइए। अंकित मान या जाति मान दोनों एक ही चीज होता है, इसलिए हम शून्य का अंकित मान यहां 0 लिखेंगे। 4 का अंकित मान 4 का अंकित मान 4 होगा। 7 का अंकित मान 7 होगा। 9 का अंकित मान 9 होगा। 8 का अंकित मान 8 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 8,78,760 में दोनों 7 यानी इस 7 का इस 7 का के अंकित मानों का योग
अंतर, गुणनफल तथा भागफल ज्ञात करो। आइए देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है? अंकित मान। तो अंकित मान सेम टू सेम वही अंक, तो 7 का अंकित मान 7 होगा और इस 7 का भी अंकित मान 7 होगा। आगे क्या कह रहा है? योग। तो 7 और 7 का योग कर दीजिए, 7 और 7 14। अंतर, 7 में से 7 आप माइनस करें, घटा दें, तो 7 में से 7 गया तो 0। अब गुणनफल 7 गुणे 7, तो 7 7 49। भागफल 7 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, किसी अंक का स्थानीय मान उस अंक के स्थान के अनुसार किया जाता है। अब स्थान क्या होता है? देखिए, 2 इकाई, 1 दहाई, 3 सैकड़ा, 4 हजार, 9 10 हजार, 6 लाख, 7 10 लाख, 5 करोड़, 8 10 करोड़। यानी देखिए, ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। स्थानीय मान ज्ञात करते समय हमें इन बातों का विशेष ध्यान देना पड़ता है। आगे देखिए, कह रहा है कि इसमें से देखिए जो ये दिया हुआ है, यानी 86 करोड़ 78 लाख 93,128 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताइए, हर एक अंक का। तो 8 का स्थानीय मान, अब देखिए 8 है तो इसका हम 8 लिखेंगे, ये 2 है तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। लेकिन देखिए 2 के बाद कितने अंक है? 1 अंक है तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा दीजिए। अब 1 का स्थानीय मान 1 रखिए। अब 1 के बाद देखिए ये 2 अंक हो गया, 1 ये 2, तो 2 जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए, 2 शून्य बढ़ गया। अब अगला हम 3 का लेंगे। जब 3 का लेंगे तो 3 के आगे 3 अंक है तो 3 यहाँ लिखिए, 3 के आगे 1 2 3 जीरो। अब 9 का, अब इस 3 का स्थानीय मान देखेंगे तो यहाँ हम 3 लिख देंगे। 3 के आगे देखिए 1 2 3, तो 3 जीरो रख देंगे, 1 2 3 0। अब 3 के बाद अब देखिए ये 9 का स्थानीय मान है, 9 हम लिखेंगे। 9 के आगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 9 का स्थानीय मान हो गया। अब इसके बाद 8 का स्थानीय मान देखिए, 8 लिखिए। 8 के बाद देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट 7 का स्थानीय मान 7 लिखिए। 7 के बाद गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 7 के बाद अब देखिए ये 6 है, 6 का स्थानीय मान 6 हम लिखेंगे। 6 के बाद देखिए गिने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब लास्ट 8 का स्थानीय मान 8 लिखिए। 8 के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से इसका स्थानीय मान हम ऐसे ज्ञात करते हैं। 89,796 में दोनों 9 के स्थानीय मानों का योग यानी जोड़, अंतर यानी घटाना, गुणनफल यानी गुणा करने पर तथा भागफल ज्ञात करो। यानी स्थानीय मान निकालेंगे, उसका योग, अंतर, गुणा, भाग, ये 4 संक्रियाएं इसमें करना है। तो 9 का स्थानीय मान देखिए, ये 9 होगा। आगे 1 अंक है तो 1 जीरो रख दीजिए, ये 90 हो गया। अब ये 9 है तो ये 9 लिखिए। आगे देखिए 1 2 3, तो 3 जीरो कर दिए, 1 2
3 शून्य लिख दिए। आपका ये 90 हो गया, ये 9000 हो गया। अब इसका योग हम लोग ज्ञात कर देते हैं। तो योग होगा, आप 90 लिख लीजिए। 90 के बाद नीचे देखिए 1 2 3 इस तरह से 0 9 0 9 यानी 9090 इसका योग। अंतर हमें निकालना है तो बड़ी संख्या ऊपर लिखेंगे। ये हो गया 9000 और इस 90 को नीचे माइनस कर दीजिए 0। अब देखिए ये 10 में से 9 गया, ये आपका 1 आया, यहाँ 9 आया, यहाँ 8 आया, यानी 8910। अब इसी का हम गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर देंगे तो आपका बिल्कुल 1 2 3 4 0 रख लीजिए और 9 का 9 9 81। अब इसको भाग देना है तो आप भाग दे लीजिए। भाग देना कोई कठिन नहीं है, क्योंकि आप नवोदय की प्रवेश परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। इस तरह का भाग आना चाहिए। 90 एकम 90। अब ये देखिए क्रॉस हो गया, ऊपर से डबल 0, फिर ये डबल 0 यानी 100। कहने का मतलब है कि जब भी योग, अंतर, गुणनफल, भागफल में से कोई भी एक दिया है तो आपको सोच समझ करके हल करना है। संबरक नियम क्या है? संबरक नियम 2 प्रकार के होते हैं। योग का संबरक नियम जिसमें 2 संख्याओं का योग दिया होता है। गुणन का संबरक नियम यानी 2 संख्याओं या 2 अंकों का गुणा पर यह आधारित होता है। आइए देखते हैं। 2 संख्याओं का योग अथवा गुणन पर आधारित संक्रिया को संबरक नियम कहते हैं। अब देखिए 2 अंक क्या है? 2 अंक या 2 संख्याएं, तो 6 5 11, 10 15 25 45 और 50। देखिए 95, 10 और 20 ये हो जाएगा 30। तो देखिए ये सब जोड़ा गया, 2 अंकों को जोड़कर लिखा गया, 2 संख्याओं को जोड़ करके, 2 संख्याओं को जोड़ करके। तो इस तरह की जब भी संक्रिया आए और आपसे पूछता है कि इस पर कौन सा नियम लागू होता है, तो योग का संबरक नियम लागू होता है। आइए यहाँ 5 6 30, 15 में 10 का गुणा करेंगे 150, इसमें गुणा करेंगे तो आपका ये 0, 5 5 आपका 25 हुआ, 5 चौके 20 और 2 22 यानी 2222। और 10 का 20 में गुणा कर देंगे तो 10 दूना 20 और आपका ये 200 हुआ। यह गुणन का संबरक नियम पर आधारित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 संख्याएं या 2 अंकों का गुणा दिया गया है। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या है? योग का क्रम विनिमय नियम, गुणन का क्रम विनिमय, इसमें भी 2 होता है। 2 संख्याओं के योग, योग यानी जोड़, तथा गुणन यानी गुणा के स्थान में परिवर्तन होता है। कैसा स्थान में परिवर्तन होता है? आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर 5 धन 6 दिया है, तो इसको 6 धन 5 यानी देखिए 6 यहाँ आ गया और ये 5 यहाँ आ गया, तो ये हो गया योग का क्रम विनिमय। 10 धन 15 है तो क्या हो जाएगा? 15 धन 10, इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम। 45 धन 50 है तो 50 धन 45, ये है योग का क्रम विनिमय नियम। ये हो जाएगा 20 धन 10। ये सभी के सभी योग के क्रम विनिमय नियम पर आधारित हैं। आइए देखते हैं 5 गुणे 6, तो ये स्थान परिवर्तन हो जाएगा। 6 पहले आएगा, 5 बाद में जाएगा। यहाँ 15 पहले आएगा और 10 बाद में जाएगा। 15 गुणे 10। यहाँ 50 पहले आएगा, 50 गुणे 45 यानी गुणा। ये 20 गुणे 10 यानी कहने का मतलब देखिए कि 5 गुणे 6 था तो 6 गुणे 5, स्थान को बदल दिया गया, स्थान परिवर्तन हुआ। और इस प्रकार की संक्रिया को हम लोग गुणन के क्रम विनिमय नियम पर आधारित
गुण के अंतर्गत मानते हैं। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम भी दो प्रकार के होते हैं, योग का साहचर्य नियम, गुणन का साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में 3 अंकों या 3 संख्याओं का योग या गुणन कोष्टक पर आधारित होता है। एक चीज ध्यान रखिए कि साहचर्य नियम जहां भी होगा या तो 3 अंक या 3 संख्याएं और साथ में कोष्टक दिया होगा। आइए इसको देखते हैं। देखिए 5 धन 6 धन 4, देखिए ये कोष्टक में 2 संख्या दी है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं साहचर्य नियम के आधार पर तो इसका देखिए नियम ये फॉलो हो जाता है। अब कोष्टक ये हो जाएगा 5 धन 6, आइए 4 बाहर हो जाएगा। इसी तरह इसको देखिए, ये 10 धन 8 और ये 3 बाहर हो जाएगा। 15 धन 10 अब प्लस यानी ये धन 20 बाहर हो जाएगा। अब ये देखिए 8 धन कोष्टक में है 3 धन 10, तो 8 को हम कोष्टक में करेंगे 8 धन और ये 3, अब फिर इसके बाहर हो जाएगा 10। इस तरह से इसको हम कहते हैं योग का साहचर्य नियम। योग का ये साहचर्य नियम है। आगे देखिए 5 गुणे 6 गुणे 4, कोष्टक में 6 गुणे 4 है, तब ये कोष्टक में हो जाएगा 5 गुणे 6, ये 4 बाहर। इसी तरह से ये 10 गुणे 8 गुणे ये 3 बाहर। अब देखिए 15 गुणे 10 गुणे 20, तो ये 15 गुणे 10 कोष्टक में रखिए, 15 गुणे 10 ये बाहर हो जाएगा 20। अब ये कोष्टक में हो जाएगा, देखिए 8 गुणे 3, ये कोष्टक से बाहर हो जाएगा 10। इसको हम कहते हैं गुणन का साहचर्य नियम। बंटन नियम क्या है? देखिए बंटन नियम देखते हैं। 2 गुणे 3 धन 4, तो इसको हम जब बंटन नियम के आधार पर इसको हल करते हैं तो देखिए 2 गुणे 3 ये कोष्टक में हो जाएगा, ये धन है तो धन का निशान रहेगा, और ये 2 गुणे 4 ये है देखिए बंटन नियम। इसी तरह इसको जब हम करेंगे तो देखिए 11 गुणे 7 प्लस 2 गुणे 7, इसको कहते हैं बंटन नियम। अब इसको बंटन नियम में रखेंगे तो 8 गुणे, देखिए ये 5 है तो 8 गुणे 5 हो गया, अब प्लस 8 गुणे 6, ये हो गया बंटन नियम। अब आगे देखते हैं योज्य प्रतिलोम क्या है। किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने पर उसका चिन्ह बदल दिया जाता है। क्या चिन्ह? अगर देखिए ये प्लस है तो इसको हम माइनस में कर देंगे, अगर मान लीजिए माइनस में है तो इसको प्लस में चेंज कर दिया जाता है। ये होता है योज्य प्रतिलोम। अब 15 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? देखिए 15 यहाँ पर धनात्मक है तो इसको हम ऋण 15 कर देंगे। ऋण 30 का योज्य प्रतिलोम देखिए ऋण है तो ये हो जाएगा धन 30। अब शून्य का योज्य प्रतिलोम, बहुत कठिन सवाल, दिमाग लगाइए। शून्य का योज्य प्रतिलोम, तो शून्य को क्या ऋण शून्य लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, शून्य के साथ न धन का चिन्ह लगाया जाता है न ऋण का चिन्ह लगाया जाता है, इसलिए शून्य का योज्य प्रतिलोम शून्य ही होगा। आज के सेशन का आखिरी टॉपिक गुणात्मक प्रतिलोम। किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने पर उसके अंश तथा हर को आपस में बदल दिया जाता है। देखिए योज्य प्रतिलोम में क्या था कि हम चिन्ह बदल दिए थे, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में क्या है, अंश को हर में ले जाएंगे, हर को अंश में ले आएंगे। अब देखिए 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो देखिए 5/1 हम लिख सकते हैं। तो अब इसका हो जाएगा देखिए 1/5, ये 1/5 हुआ। अब देखिए 8/7 है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे, 8 को नीचे ले आएंगे। 8/7 का गुणात्मक प्रतिलोम
7/8 होगा। अब देखिए ये 3 सही 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। 5 3 15 4, ये हो जाएगा 19/5। देखिए 5 का इस 3 में गुणा करते हैं, 5 3 15 4 19/5। तो अब 19/5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 5/19। इस तरह से सम्मानित साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज का सेशन संख्या पद्धति से संबंधित स्मरणीय तथ्य का पार्ट 2 आज समाप्त होता है। और इसी के साथ आप सभी लोगों को लाल सर का लाल सलाम आपके नाम।